गुड मॉर्निंग। रीतिकाल की अन्य विशेषताओं की बात करें तो अन्य जो विशेषताएं उभर के सामने आती है वो है प्रकृति चित्रण के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी कवियों ने प्रकृति चित्रण के प्रति प्रारंभ से ही मोह दिखाया है। प्रकृति के प्रति इनका लगाव और जुड़ाव शुरू से ही है। तो प्रकृति चित्रण के कई रूप होते हैं। एक होता है आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण, एक होता है उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण, और आगे चल के छायावादी कवियों ने तो प्रकृति का मानवीकरण भी किया है, जिसको नारीकरण भी कह सकते हैं। जहां प्रकृति पर मानवीय हाव भावों का आरोप हो वो प्रकृति का मानवीकरण। आलंबन रूप प्रकृति का वहां होता है जहां प्रकृति को सहारा बनाकर कोई कवि कविता करता है। कविता को सहारा बना के कैसे कि प्रकृति का जहां कवि स्वतंत्र चित्रण करता है वो प्रकृति का आलंबन रूप कहलाता है कि उसने प्रकृति को आधार बनाकर कविता की। अर्थात जहां कवि का उद्देश्य पक्षियों का कलरव, चहकना, नदी, नाले, उपवन, बाग, बगीचे, झरने, सूर्य, इन सबका जहां उनका उद्देश्य मात्र प्रकृति की सुंदरता का चित्रण करना ही है वो प्रकृति का आलंबन रूप कहलाता है। जहां कवि का अन्य किसी चीज से कोई मतलब नहीं, कविता को आधार बनाकर अर्थात आलंबन बनाकर अर्थात कविता का कवि जहां प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करता है वो प्रकृति का आलंबन रूप कहलाता है कि उस कवि ने प्रकृति को आधार बनाकर रचना की है। अब रीतिकाल के कवि की बात करें, रीतिकालीन जो कवि है वो दरबारी कवि है। उसको सेज है, सुराही है, प्याला है, दोसाला है, इस तरह की पंक्तियां की रचना करने वाला कवि, दरबार में धन लूटने वाला, बावाई तालियां लूटने वाला कवि, दरबार को प्रसन्न, वो क्या प्रकृति चित्रण से ऐसे सामंती विलासता के वातावरण में वो क्या वो धन प्राप्त कर लेगा? उसका मन उस जगह लगा ही नहीं, प्रकृति के उन्होंने दर्शन किए ही नहीं, प्रकृति के प्रति उनको कोई मोह रहा ही नहीं, प्रकृति चित्रण से उनको कोई सरोकार रहा ही नहीं, प्रकृति से वो पूरी तरह दूर रहे। दूर रहने का भी सीधा सा उनका जो कारण है वो सामंती वातावरण है, दरबारी साहित्य। तो अब बात करते हैं प्रकृति के उद्दीपन रूप की, जहां प्रकृति नायक अथवा नायिका के संयोग अथवा वियोग में भावों को और ज्यादा उद्दीप्त करने का कार्य करे। भावों को उद्दीप्त कि जहां संयोग में प्रकृति सुख प्रदान करे, वियोग में वही प्रकृति दुख प्रदान करे, दुख को और ज्यादा बढ़ाए। सूरदास की गोपिकाएं कहती हैं, बिनु गोपाल बैरिन वही कुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल, अब वही विषम ज्वाल की कुंजे, वृथा कमल फूले वृथा यमुना। गोपिकाएं कहती हैं कि बिनु गोपाल बैरिन, बिना कृष्ण के ये जो कुंज हैं हमारे लिए बैरन जैसे हो गए। तब ये लता लगती, तब ये लताएं हमको बहुत ज्यादा शीतल लगती थी, ठंडी लगती थी। अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे, अब ये ज्वालाओं की लपटों जैसी हो गई। यमुना व्यर्थ रहती है, कमल व्यर्थ रहते हैं, भौरे व्यर्थ। क्या क्या हो गया कि तब ये लता लगती थी, तब ये लताएं बहुत ज्यादा शीतल लगती थी, अब ये लताएं हमको काटने को दौड़ती है, विषम ज्वाला जलाने जैसी प्रतीत होती है। संयोग में वही प्रकृति बहुत ज्यादा मतलब उस सुख को बढ़ाने का कार्य करती है, भावों को और ज्यादा उद्दीप्त कर रही है। वियोग में वही प्रकृति भावों को दुखी जो भाव है को बढ़ाने का कार्य करती है। प्रकृति का काम क्या है? उद्दीपन, उस भाव को
उद्दीप्त करना, तेज करना, बढ़ाना, चलाना। वियोगी नायिका को चांदनी रात नहीं सुहाती। चोर को और वियोगनी को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। वीणा की आवाज अच्छी नहीं लगती, पीऊ पीऊ की आवाज अच्छी नहीं लगती। पपियारे पीऊ पीऊ ने बोल, कोई विरहणी राखेगी थारी पांख मरोड़। तो प्रकृति भावों को जहां उद्दीपन का कार्य करे, भावों को बढ़ाने का कार्य करे, भावों को और प्रज्वलित करने का कार्य करे, वहां प्रकृति का उद्दीपन रूप कहलाता है। अब यहां बात करें रीतिकालीन कवि की, तो रीतिकालीन जो कवि है उसने प्रकृति के उद्दीपन रूप में उनका मन थोड़ा लगा है, लेकिन इनके यहां जो प्रकृति चित्रण है वो ज्यादातर संयोग के क्षणों का है। संयोग के क्षणों में प्रकृति इनको ज्यादा सुखदायी प्रदान होती है। ज्यादा प्रकृति चित्रण इन्होंने संयोग अवस्था का ज्यादा किया है रीतिकालीन कवियों ने। तो प्रकृति चित्रण में इन कवियों ने ज्यादातर संयोग अवस्था में प्रकृति के उद्दीपन रूप का ज्यादा चित्रण किया है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अब जिस दरबार में रह रहे हैं, जिससे धन प्राप्त करना है, उसकी आश्रयदाताओं की प्रशंसा तो बनती है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा के बिना धन कैसे मिलेगा, असरपी कैसे मिलेगी, वाहवाही कैसे मिलेगी? तो ज्यादातर कवियों ने आश्रयदाताओं की बड़ी भारी प्रशंसा की, पूरी प्रशंसा किया, ताकि आश्रयदाता प्रसन्न हो, धन मिले, और धन के बदले में असरपी, धन के बदले में धन किसके, क्यों, मतलब आप प्रशंसा के बदले क्या चाहते थे? धन। तो प्रशंसा के बदले में धन प्राप्त करना इन कवियों का मुख्य उद्देश्य रहा। तो इन कवियों के यहां जो इनके आश्रयदाता है, जो इनको आश्रय दे रहे हैं, जो इनके राजा हैं, अब उस समय जो सामंत था, जो 100, 200, 500 गांव की रियासत का जो राजा था, रियासत का जो सामंत था, वो अपने आप को राजा मानता था, राजा ही साबित करना चाहता था, और कवि भी उसको राजा ही बना देते थे अतिशयोक्ति प्रशंसा कर कि आप तो बड़े महाराज हो, चक्रवर्ती हो। मतलब उसकी प्रशंसा झूठी उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करके उस राजा से धन प्राप्त करना उनका मुख्य उद्देश्य रहा करता था। तो रीतिबद्ध जो कवि है, अब रीतिबद्ध कवि की एक और जो विशेषता है वो है अलंकारिकता। इन्होंने अलंकारों के प्रति बहुत ज्यादा रुचि दिखाई है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको कविता के भी अलंकरण, कविता का भी अलंकरण इन्होंने बहुत ज्यादा किया है, और नारी का भी अलंकरण करने की प्रवृत्ति रही है। इसको अलंकार काल भी कहा है। इन्होंने अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। ऐसा लगता है इनके बारे में विद्वान का कि अलंकारों के बोझ से दबी हुई सी लगती है इनकी कविता। ऐसा लगता है कि अलंकारों का बोझ हो गया इनके ऊपर। तो जो कवि है, रीतिबद्ध कवि, उनका अलंकारों के प्रति बहुत ज्यादा मोह है। कवियों ने अलंकारों का ज्ञान कराने के लिए अलंकार संप्रदाय अलंकारों का अनुवाद किया है कि जहां प्रस्तुत में पाई है, प्रस्तुत को ज्ञान, मैंने पहले भी कहा, कहूं वाचक कहूं श्लेष्ठ समासोक्ति पहचान,
अर्थ अनुवाद यह है कि जहां प्रस्तुत में पाइए अप्रस्तुत को ज्ञान, कहूं वाचक कहूं श्रेष्ठ समासोक्ति पहचान, कि जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत का ज्ञान हो वहां समासोक्ति अलंकार होता है। तो ये जो कवि है, रीतिबद्ध का जो कवि है, उसने अलंकारों के प्रति उनका बहुत ज्यादा मोह रहा है, अलंकारों से उनको बहुत ज्यादा लगाव रहा है, अलंकरण की प्रवृत्ति उनकी बहुत ज्यादा प्रवृत्ति रही है। कविता और कामनी दोनों के प्रति इनके अलंकरण की प्रवृत्ति रही है। कविता से धन प्राप्त करना और नारी सौंदर्य का चित्रण करने के कारण अलंकरण की प्रवृत्ति। इन कवियों ने ज्यादातर मुक्तक शैली में रचना की है, क्योंकि दरबार में प्रबंध काव्य को सुनने की का धैर्य किसमें है। उनको तो कविताएं, छोटी बड़ी कविताएं लिख लिख के धन प्राप्त करना उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रबंध काव्य तो बड़ा भारी धैर्य चाहिए। उनका ज्यादातर कवियों ने मुक्तक शैली में रचना की। साहित्य के रूपों में एक होता है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में पद एक दूसरे से जुड़े होते हैं, गुंफित होते हैं, बंधे हुए होते हैं। उसमें पदों को इधर उधर नहीं कर सकते। पहला पद पहले के स्थान पर काम करेगा, सातवां पद सातवें के स्थान पर काम करेगा, नौवां नौवें की जगह काम करेगा। यदि नौवें को सातवें की जगह रख दे, सातवें नौवें की जगह रख दे, तो क्रम बिगड़ जाएगा और वो प्रबंध नहीं रहेगा। लेकिन मुक्तक काव्य पूर्वापर संबंध से रहित होता है, पदों का आपस में कोई संबंध नहीं होता। उनको जैसे महाकाव्य प्रबंध काव्य है, खंड काव्य वो भी प्रबंध काव्य है। तो प्रबंध काव्य के महाकाव्य और खंड काव्य उपभेद होते हैं। मुक्तक काव्य में पदों का पूर्वापर संबंध नहीं होता। पहले को तीसरे स्थान पर रख दो, तीसरे को छठे पर रख दो, छठे को पहले पर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन कवियों ने ज्यादातर मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। बात करें इनकी भाषा की, तो इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि ब्रज भाषा में वो मिठास है, वो मधुरता है, वो सरसता है, जिसमें श्रृंगारित ब्रज भाषा माधुर्यता और मिठास की इतनी बड़ी बात कि उसमें यदि कोई लड़ता है, झगड़ता है, गाली तक भी देता है, तो भी ऐसा लगता है बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, क्योंकि माधुर्य गुण ब्रज भाषा का एक अद्भुत गुण है। ब्रज भाषा में माधुर्य जो गुण है, मधुरता जो है, वो एक अद्भुत गुण है। तो कला की दृष्टि से कविता के दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष, एक कला पक्ष। भाव पक्ष की प्रारंभ की विशेषताएं हैं, जहां आश्रयदाताओं का गुणगान, दरबारी वातावरण, सामंती वातावरण, श्रृंगारिकता, भक्ति, नीति, राष्ट्रीयता की भावना, उनकी जो हृदय की विशेषताएं हैं, जो सहृदयता की जो विशेषताएं हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, जो आंतरिक विशेषताएं हैं, वो उनके भाव पक्ष में आती है। तो रीतिबद्ध कवियों का जो भाव पक्ष है, उसमें उनकी श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति, श्रृंगारिकता में उन्होंने संयुक्त श्रृंगार का ज्यादा चित्रण किया है। उनकी नीति की प्रवृत्ति, बिहारी ने नीति की बातें बहुत की है, पद्माकर भूषण ने वीर रस की बात बहुत ज्यादा की है, केशव देव, मतिराम। अब इन कवियों ने राष्ट्रीयता की भावना, भक्ति, नीति, प्रकृति के संयोग का उद्दीपन चित्रण, ये भाव पक्ष में आती है। कला पक्ष में उनकी छंद योजना, उनकी शैली, भाषा शैली, तो भाषा इनकी ब्रज भाषा है, शैली इनकी मुक्तक शैली है, और अलंकार योजना,
अलंकार शास्त्र का तो इन्होंने हिंदी में अनुवाद ही कर दिया ताकि दरबारियों को उसका ज्ञान हो, और उस ज्ञान होने पर ही वो हमारे अलंकार संप्रदाय को अलंकारों को ये समझ पाएंगे कि हमने कितने अलंकारों का प्रयोग किया है। तो इस तरह रीतिबद्ध काव्य की ये सामान्य विशेषता है।